अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो। और आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे बड़े अच्छे गेस्ट से। हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर और कंपैरिजंस और देन कुछ मुख्तलिफ डाइट एंड स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर। उससे पहले जो आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं कि कैलोरीज़ काउंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लोग फूड को कैलोरीज़ की सूरत में खाते हैं या नहीं खाते। सो एज ए प्रोफेशनल, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे लोग हम प्रमोट कर रहे होते हैं खाने के अंदर इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतनी प्रोटीन है, इतने फैट्स हैं। हम क्लाइंट्स को भी बताते हैं, विच इज़ फाइन सम टाइम। उसको एजुकेशन ज़रूरी होती है डाइट के मामले में, लेकिन ज़्यादा सम टाइम एजुकेशन ज़्यादा जब वो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब, फेसबुक या डिफरेंट जगह से, तो वो फूड के अंदर कैलोरीज़ देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर लिखा आता है कि इस फूड के अंदर इतनी कैलोरीज़ हैं, इस फूड के अंदर इतनी कैलोरीज़ हैं। जब वो ये देखना शुरू करते हैं तो वो फूड को रियल फूड नहीं समझते, वो फूड को फिर एज ए कैलोरीज़ की सूरत में समझते हैं। तो हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम खाने को खाने की सूरत में खाते हैं। फूड इज़ मोर लाइक ए कल्चर, फूड इज़ रियल एनर्जी, फूड इज़ ऑल अबाउट मीटिंग टुगेदर। आपने देखा होगा कि हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं फैमिलीज़ के, दोस्तों के, तो खाने की टेबल पे सब बैठते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो फूड को कैलोरीज़ की सूरत में देखें। वो बेसिकली इट्स ए पॉजिटिव एनर्जी इन्वायरमेंट जो कि वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप फूड को एज ए कैलोरीज़ की शक्ल में देखना शुरू कर दें तो फूड में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और आपको ये लगेगा कि आपका इससे वज़न गेन हो रहा है, इससे आपकी इतनी कैलोरीज खाएंगे तो वज़न गेन होगा, अब छोड़ देंगे उसको। और वो आप सारे इन्वायरमेंट के अंदर आइसोलेटेड फील करेंगे और लोग ये समझेंगे कि यार ये क्या बंदा इन्जॉय नहीं कर रहा। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैलोरीज काउंट करना सम टाइम अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी हार्ड, डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट मैथ व्हेन सम पीपल आर अराउंड और आप खाना खा रहे हैं, एंड कॉम्प्लिकेटेड टू। उसकी बजाय एक सिंपल पोर्शन साइज़ मेथड्स हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आप अपने फैमिली के इर्द गिर्द बैठे हुए खाना को एंजॉय करें, बजाय इसे कि उसे कैलोरीज काउंट करें। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली और वेलकम बैक टू माय शो। आज के शो में हमारे पास बहुत दो खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। दोनों बहुत प्यारे हैं, यंग हैं। और सबसे पहले तो हमारे पास सादिया वाइन है, इनका नाम आपने सुना होगा। इनकी एनर्जी, इनकी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स देख के दिल करता है कि आप अपने शो को बिल्कुल ख़त्म ना करें। सो शी इज़ ए साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, और बहुत ज़्यादा इसके अलावा पर्सनल लाइफ में शी इज़ ग्रैंड मा टू, राइट। और हमारे साथ दूसरी हैं तहरीन, शी इज़ ए क्लिनिकल डाइटिशियन, TSK डाइट के नाम से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जो कि मैं एड्रेस करना चाह रहा था कि हम डिफरेंट डाइट्स को, डिफरेंट डाइट कैंप्स को, डिफरेंट डाइट चलती हैं, जैसे कीटो डाइट है, पेलियो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, लो कार्ब डाइट है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स की तरह चलते हैं, और जो लोग इसको स्ट्रिक्टली बिलीव कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, वही समझते हैं कि यार उसकी डाइट गलत है, ये ठीक है, और वो क्वेश्चन मार्क एंड पे होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग रिलीजन को लेके, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेके, कि अगर कोई नून लीग के अंदर है, कोई PTI का है, तो PTI वाला बोलेगा तो वो बिल्कुल गलत है चाहे वो सही है, और नून लीग वाले बोलेगा कि PTI वाला गलत है चाहे वो ठीक हो। मुख्तलिफ ये स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो शो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि ये लोग क्यों करते हैं कंपैरिजंस, नंबर 1। दूसरा, ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों बने, एज ए ह्यूमन नेचर हम क्यों ये डेवलप करते हैं, और क्यों पेशेंस नहीं है कि हम अगले को मौका नहीं देते कि यार तू एज ए पर्सन ठीक है, तेरे ख्याल किसी, या तेरी, मैं एग्री नहीं करता तुमसे, लेकिन तुम एक किसी डिफरेंट ग्रुप को फॉलो कर रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो बात मैं कहूँगी वो ये है कि जैसे भी आपने कहा कि इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों हैं। यस, तो एग्जैक्टली जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z और अलिफ से लेके ये तक, बिल्कुल उतने ही लोगों के माइंडसेट्स हैं। ओके, आपका और मेरा डिफर करेगा बिकॉज आपके बैकग्राउंड से, आपके एम्बियंस से, आप कहाँ से आए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपकी सोच होगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सोच के मुताबिक हम अपने आप को या तो बहुत आला व अरफा समझते हैं, जो कि एक नेगेटिव अप्रोच है। बिल्कुल, वी हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग। हाँ। उसके लिए जो हमने अप्लाई की हुई हैं चीज़ें, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौजूद ही नहीं है दुनिया में, लेकिन हमने की हुई है बिकॉज वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। सेल्फ
फैंटेसाइज या उसको क्रिएट किया हुआ है। हाँ। क्योंकि वैसे तो हमें ख्वाबों में रहने का बड़ा शौक है, ऐसे ही है। और हम कंफर्ट जोन के अंदर ख्वाब देखकर उसी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जो कि True. मेरे नज़दीक अगेन True. एक ऐसी बात है कि जो कि बड़ी हल्की है, कि मज़ा नहीं आएगा ऐसा लाइफ गुजारने का। उसके बीच में जब हमने ये सोच लिया, अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर पॉलिटिकल ऑर्डर्स में आप किसी को पसंद करते हैं जिसको मैं पसंद नहीं करती, तो मेरा सबसे पहले यही ख्याल होगा कि मैं आपको भी पसंद नहीं करूँगा। यस, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, मैं कहूँगी ओह कोई जो मुदस्सिर है ना, आई डोंट लाइक हिम, Yes, क्योंकि ये ही इज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम फॉलोइंग। Yes. तो ये इतनी एक अजीब बात है हम लोगों में, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ये ईगो है या ये मतलब क्या, मतलब वो क्या चीज़ हम रिजेक्ट करें, ईगो की वजह से रिजेक्ट करते पता नहीं कौन सी ईगो है ये, हम अपने आप को समझते क्या है, वुड लाइक टू नो दैट। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर क्लियर करूँगी मुदस्सिर, और वो ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है हमारी बेसिक रूट्स में ट्रेनिंग। Okay. हमें बिल्कुल तरबियत नहीं दी जाती किसी भी किस्म की, यानी कि हमारे बहुत से लोगों को ये भी नहीं बताया जाता जब वो छोटे होते हैं कि कुरान पाक का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मेरे स्कूल में बेतहाशा बच्चे बूढ़े हो गए हैं जिन्होंने अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा। Okay. Why? क्योंकि उनका माइंड सेट ही नहीं है, ओह ये मुँह बनता है, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन यही बनता है। तो आप देखिए कि अगर हमने शुरुआत में अपने बच्चों को वहीं से शुरू होकर बिल्कुल ऐसे ही बचपन से शुरुआत में अपने बच्चों को सही जगह के ऊपर सही ट्रेनिंग नहीं दी, सही इल्म नहीं पहुंचाया, किताबों के अलावा इल्म नहीं पहुंचाया, तरबियत जो थी yes, अगर वो नहीं दी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद रॉ पौधों की तरह उगेंगे और अपनी मर्जी से जिएंगे। उसके बीच में हम लोगों को रिजेक्ट करना वाव लगता है, वाव लगता है, इतना बिल्कुल। अच्छा लगता है जब हम कहते हैं आई हेट हिम, दिस इज इट। यस, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, तहरीर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, से पीपल एंड क्लाइंट्स शो आप, वो कहते हैं कि यार हमने ये वाली डाइट फॉलो करनी है, ये वाली डाइट फॉलो करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों लोग इतनी डाइट के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर कौन सी ठीक है, ये कैसे, कौन बताएगा, कैसे डिसाइड होगा या ये वाली बेहतर है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर Welcome. इनवाइटिंग मी ओवर। अच्छा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ डाइट, और वहाँ पे आती है, बिकॉज एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं Yes. तो यही कहूँगी कि हेल्दी डाइट इज़ द बेस्ट। यस, बट पीपल ये बहुत वेग सा, लोग इसको कैसे बाय करें कि हेल्दी डाइट क्या हेल्दी है? डाइट को बाय नहीं करेंगे, हाँ. बिकॉज नोबडी, इवन द फिटनेस इंडस्ट्री इज एडवर्टाइजिंग अबाउट हेल्दी डाइट। यस यस, एक्चुअली वो हमेशा से यही बात करते हैं कि आप कीटो डाइट की तरफ चले जाएं, क्योंकि वजन कम होगा, क्योंकि आप पतले दिखेंगे। फास्ट वजन कम होगा, आप हाँ. पतले लगने लग जाओगे, एंड नोबडी इज गिविंग अ शिट अबाउट देयर लाइफ। यस, बिल्कुल तो ऐसे। उनका सिर्फ जो हमें ऊपर एक सतह के ऊपर एक चीज़ नज़र आती है जो कि रिजल्ट की फॉर्म में नज़र आ रही होती है, वही फिटनेस इंडस्ट्री का वही काम है कि उसने अपने उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ कोई भी नहीं तो जा रहा। क्या फिर लोग क्या करें, लाइक उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि यार कैसे पता चलेगा ये वाली डाइट बेहतर है? यस, जैसे इन्होंने भी एक बात की है कि हमारे रूट्स में ये चीज़ नहीं है। हाँ। जब हमारे घर में तरबियत का आगाज़ होता है, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की तरबियत का आगाज़ होता है, आई वुड लाइक टू से कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल से अगर आज की मदर्स अपने बच्चों की उस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं अबाउट डाइट ऑल्सो, नॉट अबाउट अदर थिंग्स, हम बाकी चीज़ों को बच्चों को समझा रहे होते हैं, लेकिन डाइट के हवाले से हम उनको कुछ भी नहीं समझाते। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल अदर थिंग्स, माएँ बच्चों को ऑफर कर रही होती हैं चॉकलेट्स। बिल्कुल ऐसी है, वो cupcakes. माँ को खुद नहीं पता कि हेल्दी क्या है। हेल्दी क्या है। अच्छा, ये सॉरी मैं बात कर रहा हूँ तहरीर, अब इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम उन टॉपिक्स को लेके आएँ, हम हेल्थ को प्रमोट करें कि हेल्थ की ग्राउंड क्या है, अगेन एक अच्छे माइंडसेट की ग्राउंड क्या है। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जब डिमांड करते हैं कि हमें ये करवाओ, हमें ये दो, क्योंकि जब हम उनको सेल करते हैं कीटो डाइट, दिस डाइट टू लूज़ वेट, उससे उनकी बॉडी शेमिंग, बेसिकली हम बिहेवियर बढ़ा रहे होते हैं कि लोगों की नज़रों में कि आप मोटे हैं, आप अल्लाह मतलब आप ठीक नहीं हैं। लेट्स सपोज इफ़ समवन इज़ नॉट सेल्फ लव नहीं कर रहा, तो हम खुद उन बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब डिफरेंट जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं या कंपनीज हैं, वो मैं तो ये कहूँगी कि वो ईटिंग डिसऑर्डर्स को मजीद बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज उनके अंदर, और वो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं अगेन, क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री से बिलोंग, अनफॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर लेस ट्रेन्ड। Yes, अभी हाँ. यहाँ पे मैं बैठी ये भी कहूँगी कि वी आर लेस ट्रेन्ड। हमारी हाँ. उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है कि हम अपने लोगों को इस बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि विच इज़ गुड फॉर यू एंड विच इज़ नॉट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द रूट्स। मैं ऊपर की चीज़ जाके ट्रीट नहीं करती, मैं रूट से स्टार्ट करती हूँ कि जहाँ से वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट होता है। वेरी गुड। अगर तो मैं जाके ऊपर की चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दूँगी तो आई विल लाइक सप्रेसिंग द सिम्टम्स। बिल्कुल। तो सिम्टम्स को जो चीज़ कॉज कर रही है वो क्या चीज़ है, बिल्कुल क्या ऐसे कॉज कर रही है, वो आपका मोटापा या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। इट्स लाइक अ सिम्टम। ये आपकी बॉडी की चीखों पुकार है जो बाहर निकल के, पर वो लोग सुनते नहीं है, वो नहीं सुनते। तो
वेरी फ्यू पीपल आर वर्किंग इन दिस रिगार्ड कि वो आपके ग्राउंड से चीज़ों को ठीक बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तहरीम। अच्छा इतने सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में, ठीक है। अच्छा मुझे ये आपने बताया कि जब आप कोई बंदा अपने से किसी की बड़ी गाड़ी देखता है, किसी का घर देखता है, किसी का बड़ा स्टेटस देखता है, तो अंदर से थॉट्स आते हैं जो कि कंपैरिजन हमारा ब्रेन हमें, जो कि नेचुरल है मेरे ख्याल में, साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन कंपैरिजन करता है हमेशा। तो क्या ये न्यूरोलॉजिकल क्योंकि ब्रेन कर रहा होता है, फिर लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं कि वो अपने से कमतर और बढ़तर अपने आप को तसव्वुर करते हैं, तो उसमें लोगों को कैसे अपने और एंग्जाइटी ट्रिगर करती है, डिप्रेशन ट्रिगर करता है, तो कैसे उसको ठीक करना पड़ेगा? सबसे जो बेस्ट आइडिया है वो तो ये होगा, सबको पता होना चाहिए 2021 है बिल्कुल, और कोविड ने सबकी जो मत है ना वो मार दी हुई। बिल्कुल ऐसे उसके बीच में किसी को नहीं समझ आ रही कौन बड़ा है कौन बड़ा है। वैसे अब ये एहसास हो गया कि हमने जिंदा रहना तो कैसे रहना उसके बीच में ये तमाम चीज़ें अब क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो है तो हम उसको ही लेके चलेंगे। हमारा दिमाग बिल्कुल वही करता है जो हम चाह रहे होते हैं। ओके वो हमको नहीं गवर्न कर रहा, हम उसको गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। और उसको रीवायर करना आजकल के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरी एक सेशन के बाद वो कल उड़ रहे हो, ये ऐसे ही है। और पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी तो भाड़ में चली जाए। ये नहीं हो सकता। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम आपका एक प्लान है, वो समझते हैं कि ये जो एक प्लान है ये हमारी 20 साल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे ही है, कभी भी नहीं होता। आपके पास जब अपीयर होते हैं पेशेंट, आपने कहा वो समझते हैं कि एक सेशन के बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या एक सेशन के बाद वो कितने मिनट तक उसका असर रहता है और कितने देर बाद वो एक बंदे को चेंज होने के लिए ज़रूरी है? उसके बीच में जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं सीख रही हूँ मुराद, वो ये है कि डिपेंड करता है कि जो मेरा, मैं पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करी। मैं तो डॉक्टर मुझे कहता है ना पेशेंट, एक्सक्यूज मी मैं आपके पेशेंट नहीं हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपसे बात करने आई हूँ, मैं आपसे ये नहीं कहनी है कि मैंने मरना कैसे है। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड क्लाइंट नॉट द पेशेंट। तो जब मेरे पास मेरे दोस्त अहबाब आते हैं तो उनको ये होता है कि जिस तरह ये है ना, मेरे अल्लाह पाक में बड़ी मेहरबानी है मेरी ज़ात पर कि वो मुझे पॉजिटिव रखते हैं, डेथ बेड पर भी पॉजिटिव रखते हैं। तो उसके बीच में उनको ये लगता है कि बस अब ये आएगी, अंदर से कोई बड़ी सी सिरिंज निकालेगी, दिमाग के भेजे में लगाएगी और कल हम ऐसे उड्डे उड्डे जा रहे होंगे हवाओं में, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। रिटेंशन जो मेरा लेक्चर है, मेरी बातचीत है, वो उनके बीच में मेरे दरवाजे के बाहर तक तो रहती है। गाड़ी में बैठ के जब वो गाना लगाते हैं, अब गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने क्या कर रहा है। अगर तो उन्होंने लगा दिया कोई हसीनो जमील तो वो उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर नेगेटिव गाना रोनी बूथी का है तो वो घर तक पहुंचते वापस ऐसे हो जाएंगे जैसी उनकी शक्ल होगी, तो नहीं कर सके। सादिया, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ माशरे में लोगों की इतनी भी ट्रेनिंग इतनी हार्ड को, जब वो एक चेंज माइंडसेट के साथ आए तो उनको तो बहुत अरसा चाहिए चेंज होने के लिए, तो फिर इसके लिए मतलब, और वो टैबू समझते हैं कि हमने अपने आप को बदलना है और हम किसी के पास हेल्प के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो इस टैबू को कैसे ब्रेक करें? प्यारे लोगों मेरे बीमार हमवतनों, दिमागी तौर पे वैसे माशाल्लाह बड़े फिट हैं, अल्लाह पाक ने सब कुछ नवाजा हुआ, थोड़ा सा माइंडसेट को काम करना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा। तो वो मैं बार बार कहती हूँ, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, ऐसा बड़ी ज़रख़ेज़ है। अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है हमको इतनी चीज़ों से जिनका हमें पता ही नहीं है। जैसे भी ये डाइट की बात कर रही थी, हमको पता ही नहीं है हेल्दी डाइट क्या है। हमने तो आलू दबा कर खाने हैं, सुबह से लेकर रात तक उबाल करके फ्राइज करके चिप्स खाने हैं, बिकॉज वी लव देम। अब हेल्दी नहीं है वो, तो ये ही नहीं हमें पता कि हमने खाना क्या है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे दिमाग को हमने कैसे लेके चलना है। खुद अल्लाह पाक का दिया हुआ हमारे ऊपर एक खूबसूरत ब्लेसिंग है, नेमत है, हमें तो अपनी नेमतों का ही नहीं पता। हमको तो ये भी नहीं अभी तक समझ सके कि हम चलते फिरते, देखते, उठते, बैठते, जागते, सोते हैं, हमको यही नहीं पता कि शुक्र अदा कैसे करना है। तो टैबू बन जाता है। जब वो मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले वो ये घबराते हैं कि ये बात बाहर ना निकल जाए, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वो इसलिए है कि हमारी खवातीन ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्री को छाया हुआ है, छाई हुई हैं, वो बातें करती हैं, चारों में बैठी यार साथ को पता रात को क्या हुआ, सादिया आई थी मेरे पास, वो मुझे कह रही थी आए हाय जिंदगी कितनी बोर है, जबकि सादिया वाइन ये कभी नहीं कहेगी, ना अपने लोगों को ना वो खुद अपने आप को। तो यू सी द रेपुटेशन इंटरप्रेट लोग गलत बताते हैं, गलत करते हैं, दैट्स इट, बिकॉज़ वो आपको चुगली ना हुई, बाबा जी के पास तेरी चुगली करूंगा। वही ये चुगली में नहीं आएगा, ये जेलसी में ज्यादा आएगा, हासदीन में आएगा। वो आपको कुछ देखना नहीं चाहते और वो आपसे सीखना नहीं चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी सुख की होगी कि मैंने एक बंदे से सीखा। हालांकि मेरे नज़दीक तो मैं आपसे भी सीखती हूँ और सीखना ही जिंदगी है, उसमें वो सीखे। बड़े अच्छा आपने बताया। तहरीर मैं आपकी तरफ आऊँगा। तहरीर जब आपके पेशेंट्स आते हैं, जब आपने डाइट बता दी,
वो आपसे डाइट बाय करके चले गए। हमें भी पता है, हमारे पास लोग आते हैं 1 महीने 2 महीने के बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, और मोस्टली एक्चुअली आपको पता है कि वेरी फ्यू पीपल जिनको एक्चुअली ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं, बट मेजॉरिटी उनको रिजल्ट्स स्लो मिलते हैं। तो फिर उनको कैसे आप एड्रेस करती है? उनको पेशेंस जो कि कमी होती, काम नहीं हो रहा, हमारा भाई ये कह रहा है, हमारे हस्बैंड ने कह दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बहुत मुश्किल टास्क है जो कि काउंसिल करने वाला होता है कि पेशेंट को, आपने क्लाइंट को अपने काउंसिल करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। एंड उनको उस आई वुड से कि डिलेमा से निकाल के आपने रियलिटी की तरफ लेकर आना। ट्रू। और जब आप एक इंसान को फैंटेसी की दुनिया से एक रियलिटी की तरफ लेकर आते हैं तो चीज़ें बड़ी जो है ना वो रफ हो जाती हैं। आपके और क्लाइंट के दरमियान भी रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें ये रिस्क लेना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ एक, और यहाँ पे आपका पेशेंट के साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि आप कितनी हद तक अपने पेशेंट से, क्लाइंट से आप कनेक्ट करें ताकि वो आपकी बातों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, और हमें उनके लेवल पे आके उनको बातें समझानी है। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जी मैं फलां के पास गई थी, फलां के पास गई थी, तो उन्होंने हमें ये कह दिया। तो ये चीज़ बहुत, देखिए ये क्लाइंट्स भी प्रोफेशनल जेलसी में ग्रज दूसरे पे निकालो। हम उसके पास गए थे, उसने हमें नहीं सही बताया, आप सही बताए, ये देखिए वो सही कह रहा था, गलत कह रहा था। तो वो हीट का हम लोग भी शिकार हो रहे होते हैं, जो इधर उधर से इकट्ठी करके लेकर आ रहे हो। तो आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगी जिनके अंदर वो पेशेंस नहीं है? तो ऐसे लोगों को साइंस, ठीक है, साइंस से हमने स्टार्ट करना है, बिकॉज वी ऑल बिलीव ऑन साइंस, इन साइंस। और इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा ग्राउंड से स्टार्ट करके उनको बेसिक्स समझाने की ज़रूरत है, बॉडी टाइप्स समझाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे। which is the main thing कि हर इंसान डिफरेंट है, हमारी इवन फिंगर टिप्स भी एक दूसरे से मैच नहीं करती, बिल्कुल ऐसे, और बॉडीज आर बिल्कुल अलाइक। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया तहरीम ने। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इनसे पूछते हैं मज़ीद कुछ सवालात, क्योंकि सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम कम है। चलिए ब्रेक। सो वेलकम बैक टू अवर शो। और अब हम बात करते हैं दोबारा सादिया से। सादिया, आपकी इतनी माशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसी है, और जहाँ भी आप जाती हैं हम सब फील करते हैं। मैंने जो थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया था, तो वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि हमारे दिल से एक रेज निकलती हैं, एंड द केमिकल बैलेंस जो हमारे ब्रेन से फ्रीक्वेंसी निकलती है केमिकल्स की शक्ल में, इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, वो आपकी बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जितना बड़ा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, लोग उतने अट्रैक्ट होंगे या डिस्ट्रैक्ट। तो वो जब साइंस ने रिसर्च की, अगर आप बेहतर जानती हैं, कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिल से मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, दिमाग से केमिकल्स निकलते हैं, तो वो जो आपका बनाते हैं। तो ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा, या बाय बर्थ थी या शुरू से थी, मतलब कैसे एवोल्यूशन हुई इसकी? मेरे ख्याल में एक तो मैं शुरू से काफ़ी शौकी थी। अच्छा, नंबर मुझे ये हुआ करता था दैट आई शुड बी डिफरेंट। ओके, शुरू से ओके। मुझे उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं चलना जिस पे सब चलते हैं। ठीक है। जब मैं बहुत छोटी थी और टेलीविज़न देखा करती थी, तो जब भी वहाँ पर मैं दुख देखती थी लोगों के ना, तो इट यूज्ड टू बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स के लिए एक मसला होता था कि इसको कोई ऐसी चीज़ ना दिखाओ जिसके बाद ये रो रो के हमारी ज़िंदगी को ख़राब करे। ओके। क्योंकि एट दैट टाइम, एट दैट एज लेवल, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लोग क्यों तकलीफ में हैं। तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मैं बहुत छोटी थी और एक मूवी देखने गए, वो काबुल में। ठीक है। वो मूवी देख रहे थे और वो गाइड थी इंडिया की। उसमें जब दुख शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटी थी और मैंने धाड़े मार मार के रोना शुरू, इसको बचा लो, इसको बचा। वो सारा इतना तबाही मची कि उनको मूवी रोकनी पड़ी कि शायद बच्चा कोई उठा कर कहीं से लेकर आया। तो मेरे पेरेंट्स कहेंगे मेरी बेटी, उनका नहीं थी कि रो क्यों रही है, व्हाई इज शी क्राइंग, बट इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम एंड फॉर एवरीबॉडी इन द सिनेमा हाउस, बिकॉज फिल्म को रोका गया। okay. और फिर उनको कहा कि इसको बाहर ले जाए क्योंकि तो बिल्कुल मरी ना जाए। मरी तो खैर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। तो उससे मैंने ये सीखा आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा जो दिल है वो शदीद अपसेट होता है किसी को तकलीफ देख। मैंने ग्रो करना शुरू किया, फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने मौका दिया बाहर जाने का, इधर उधर पढ़ने लिखने का। तो उसमें मैंने देखा कि जाना कि वो लोग तो बड़े बुरे तरीके से अपसेट हैं और दुखी हैं, और हमको हर्ट हमारे ही लोग करते हैं। तो फिर ज़िंदगी में हर्ट होना तो ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में हर वो चीज़ दिखाई जो हर नॉर्मल इंसान के साथ होती है। ठीक है, आप प्रोसेस से गुजरी। वो तो गुजरना है। अगर कोई ये समझे कि वो बड़ी तोप चीज़ बन गया और ज़िंदगी में कुछ नहीं आया, तो इमरान खान को भी यहाँ पर पहुँचने के लिए एज ए स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, उसको वहाँ से गुजरना पड़ा है कि उसकी आंखें भी नम होती हैं जब उसको अपनी
औलाद याद आती Yes, है। yes. उसकी आंखें भी दुखती हैं जब उसको लगता है कि मेरा घर नहीं बन सका, घर ऐसे होकर ही। भी घर नहीं है उसका। Yes, ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें पर्पस इंसान का मेरे ख्याल में वो- बड़ा पता है क्या बात है अली, मैं आपको अली कहूँगी जी, हाँ। क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारा नाम लगता Thank है। you. उसमें ये है कि जो हमारी सोच है ना, हाँ। उसमें पर्पस मुझे लगता है बड़ा छोटा रह जाता है। अच्छा। उसमें अल्लाह पाक हमारे अंदर कोई ऐसी आग डाल देते हैं कि वो हमें चैनिंग लेने नहीं देती और वो हमें इस रास्ते पे लेके जाती है। अच्छा मैं क्या करूँ इन सब के लिए, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और ये जो बात है ना, ये इंसान को उन तमाम चीज़ों से बालातर कर देती है जो दुनियावी चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो है। दुनिया में रहकर भी दुनिया का नहीं होता। सादिया, मैं प्लीज़। तहरीम से क्वेश्चन करूँगा। तहरीम, वेट गेन के लिए लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। वेट लॉस वाले तो सारे, मतलब अब जब वेट गेन वाले लोग आते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको क्या करना पड़ेगा, क्या उनके जो सोल्यूशन होता है वो सेम वेट लॉस वाला होता है, आप उनको कैसे लेके चलती हैं? क्योंकि वो भी बेचारे कहते हैं कि यार हम भी पाए जाते हैं, हमें वेट गेन करना है, पतले पतले। अक्सर मेरे पास ये क्वेरीज भी आती है कि आप हर दफ़ा वेट लॉस को प्रमोट करती हैं, आपके पेज के ऊपर कभी हमने वेट गेन की नहीं देखी है कोई ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्दो लोग बहुत कम होते हैं वेट गेन। बिल्कुल ऐसे ही है, कम वेट कुछ लॉस है। वाले ज़्यादा कैटेगरी है। वेट, मैंने खुद वेट गेन किया था, मैंने बिल्कुल। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की अच्छा। और वो मैंने अपने पेज के ऊपर लगाई एंड उसके बाद काफ़ी क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस हुए उस चीज़ के ऊपर। जब आप खुद एक चीज़ करते हो तो उसका और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। ओके, तो ठीक जब है। हम वेट गेन की बात करते हैं, अगेन जो हैबिट्स बिल्डिंग की सिचुएशन होती है वो इट इज सेम लाइक द वेट लॉस। ओके, ठीक है। कि हमने उनकी इम्प्रूवमेंट्स किस किस कैटेगरी में लेकर आनी है। तो हैबिट बिल्डिंग इज समथिंग यू नो दैट इज Very true. ट्रू और दोनों में एक जैसी होती है। तो Okay. अगर हम वेट गेन अगर करवाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि वेट गेन नहीं होने देता, दैट Okay. इज देयर ईटिंग एंड देयर साइज ऑफ स्टमक। यस, अच्छा, साइज ऑफ स्टमक। साइज ऑफ स्टमक, दैट इज अ साइंटिफिक थिंग कि हमारा जो वाहिद एक ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो कि जिसके टिश्यूज इलास्टिक होते हैं, Okay. दैट इज आवर स्टमक। यस, इसी वजह से तो लोग जो है वो जो बहुत ओवर इनका अपनी stomach कितना बड़ा हो जाता है कि दे हैव टू गो थ्रू द बेरियाट्रिक सर्जरीज और ठीक है। वो कटिंग करवाते हैं अपने स्टमक्स की एंड यू Yes. नो पाउचिंग हाँ। वगैरह करवा रहे होते हैं उसको रिड्यूस करवाने के लिए। बिल्कुल, तो So, जो बिल्कुल लीन लोग होते हैं जिनका वेट कम होता है, समहाउ उनका जो स्टमक होता है उसका साइज नॉर्मल से थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका होता है, ठीक है, कम होता है, कम होता श्रंकन होता है। तो वो थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनको लगता है कि बहुत खा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक हमारे मील पे ही पास सारा दिन गुजारा कर रहे होते हैं। एक गुजारा कर रहे होते हैं और वही चीज़ हमारे पास वो आके यही कहते हैं कि हम तो जितना भी खाएं हम पे लगता नहीं है। तो वो गेन कर सकते हैं। गेन डेफिनेटली वो कर सकते ठीक हैं, है, लेकिन हाँ। विद कंसिस्टेंसी। आपको Okay. ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिले। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन नेचर आ जाती है अगेन कि इंसान जो है ना वो जल्दी चाहता है, जल्दी जाता है। बहुत जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट्स मिले। ये तो समझ लें कि एक इंसान की फितरत में है कि वो खुद गर्ज भी है, वो इम्पेशंस भी है। हरीम, एक जो मैं अपने हर गेस्ट से सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि हरीम क्यों इस फील्ड के अंदर आई थी? दैट वाज लाइक माय पर्सनल, हाँ तहरीम, सॉरी, इस फील्ड के अंदर क्यों आई थी? Okay, so to be very honest, that was by accident. लेकिन जब मैं अपने डिसीजंस को रिव्यू करती हूँ तो इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ओके, जब मैं रिव्यू करूँ अपने पास्ट को, जिस तरह से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो दैट वाज नॉट बाय एक्सीडेंट, दैट वाज बाय चॉइस। बाय चॉइस, ओके। बिकॉज जब मेरा FSC कंप्लीट हुई तो मेरा जो एडमिशन है वो जोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने ठीक है, ठीक है। एंड उसमें वो मुझे बोरिंग सब्जेक्ट लगा जोलॉजी। मैंने उसको 4 सेमेस्टर्स कवर करने के बाद छोड़ दिया। और 4 सेमेस्टर इट्स लाइक योर हाफ ऑफ योर ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था बिकॉज मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आपको इस प्रोफेशन के अंदर आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप बाय चॉइस आई हैं, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है और आप क्यों आई इस फील्ड के अंदर? मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं इस फील्ड में खुद आई हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। वेरी गुड। कभी भी नहीं। और मैं बहुत छोटी थी और अपने क्वार्टर के तमाम बच्चों को इकट्ठा करके जो स्कूल से पढ़कर आती थी उनको पढ़ाती थी। ठीक है। तो मेरे पास पिक्चर्स हैं कि मैं बिल्कुल छोटी हूँ, 5-6 साल की, और इतने सारे बच्चे बैठे हुए नंगे पुंगे से, और उनको मैं पढ़ा के बड़ी खुश हो रही हूँ कि ABC बिकॉज आई वांटेड एजुकेशन। शुरू से शुरू से वेरी कि गुड। बच्चे पढ़ लिख जाए, बहुत शौक था मुझे और अभी तक कायम है, शुक्र अल्लाह का।
लिहाजा और एजुकेशन के साथ मैंने ये देखा कि मैं अपनी मर्जी कैसे लेकर आ सकती हूँ, जिसमें मुझे कोई ना बताए कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। ओके, आई एम व्हेन आई नो सेल्फ डिस्कवरी आप मेरे को लगता है बहुत जल्दी है। वेरी शुक्र गुड। उसके साथ कि जब मुझे पता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे हैं, तो मुझे कोई क्यों बताएगा कि लाल होगी तो बैठ जाना है, हरी होगी तो चलना है। हेलो, आई नो इट। सो आई मेड श्योर कि मुझे कोई गाइड ना करे। आई डोंट वांट, हालांकि गाइड का होना बहुत जरूरी है, मैं साथ ये जरूर कहूँगी, लेकिन अगर गाइड आपने अल्लाह पाक को बना लिया और कुरान पाक से आपने लगा ली लॉ और हुजूर पाक की चल पड़े पीछे, बेशक आपका हुलिया जो भी है, लेकिन अगर आपको इश्क हो गया तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किताबों में क्या लिखा है और लोग क्या समझा रहे हैं। फिर जिंदगी आपके लिए एक प्रॉपर किस्म का लर्निंग वर्ल्ड बन जाता है। हर रोज हर लम्हा। तो उससे सीख कर मैंने ये देखा कि ओ मुझे तो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, पागल भी लोग अच्छे लगते हैं, अच्छे लोग भी अच्छे लगते हैं। कितने स्वीट है, मुझे लगता है कितने स्वीट है। शरोज जो है ना, पता है आपको, पीछे से मुझे बार बार कह रहा है कि शो को जो है ना हमने ख़त्म करना है, ठीक है। सो मैं आपसे थोड़ा माजर चाहता हूँ और हम चलते हैं हसीब की तरफ। एक्सरसाइज बताएगा हसीब हमें बड़ी मज़े की। मैं मज़े की एक्सरसाइज इसलिए बोलता हूँ, सब कहते हैं यार मज़े की एक्सरसाइज कैसी होती है। मज़े की एक्सरसाइज इसलिए होती है कि जिस एक्सरसाइज को करते हो आप इंजॉय भी करें और आपके लिए वो हेल्दी भी हो और आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो। चलिए चलते हैं और हसीब से पूछते हैं आज क्या है हमारे लिए। आज जिन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा उन्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहा जाता है, जिसको कार्डियो भी आप कह सकते हैं। इन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आपकी हार्ट बीट ज़रा अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर चली जाती है और आपको सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ता है। और समटाइम्स ये करना बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बॉडी में कितना स्टेमिना है, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि अगर हम अपनी लिमिट्स को थोड़ा क्रॉस करके आगे वर्कआउट करते हैं तो क्या हमारी बॉडी इस चीज़ को फेस कर सकती है, इतनी इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। तो इन एक्सरसाइज को इस वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा वो है बर्पीज़। आप लोगों ने बर्पीज़ के बारे में पहले काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा और काफ़ी लोगों ने आप में से इस एक्सरसाइज को पहले परफॉर्म भी किया होगा, बट स्टिल मैं आपको उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आपने उसको करना किस तरह से है। बर्पीज़ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट बहुत इंटेंस एक्सरसाइज भी है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए एज यू कैन सी मी कि मैं एक पोजीशन में आ गया हूँ। आपने बस ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपकी जो कोर है वो आपकी अगेन इसमें स्ट्रिक्ट टाइट होनी चाहिए। तो उसको परफॉर्म किस तरह से करना है, आपने यू जंप करना है, देन आपके हाथ यहाँ पे ज़मीन पे आ जाएंगे और आपने जंप मारते हुए पीछे जाना है और जंप मारते हुए आगे आना है, देन अगेन जंप। अब इसको मैं एक्चुअल में परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज को करना किस तरह से। दिस 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 और ट्रस्ट मी 5 से 6 रैप्स के बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आपकी हार्ट बीट ऊपर आने लगी है। तो इस एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ होते हैं, कार्डियो वर्कआउट की तरफ होते हैं, तो उसमें आपने रेस्ट ज़रा कम करना होता है क्योंकि आपकी वरना हार्ट बीट अगेन नॉर्मल लेवल पे आना शुरू कर देती है। तो आपने एक सर्टेन लेवल को मेंटेन रखना है इस पर। तो अगेन आप अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने इसमें 3 सेट्स को मेंटेन रखना है एंड 10 to 12 रैप्स आप कर सकते हैं इजीली। अब सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है उसमें क्या आता है कि उसमें आपके साइड ऑब्लिक्स आ जाते हैं एंड समहाउ आपका फ्रंटल एब्डोमिनल जितना भी है वो भी इसमें इंगेज हो जाता है। तो उस एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म किस तरह से करना है, पहले मैं डंबल्स के साथ आपको करके दिखाऊंगा, देन हमारे पास एक और तरीका है कि जिस तरह हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है और आपने अपने एक दफ़ा पोजीशन में आने के बाद लोअर बॉडी को लॉक रखना है। मेक श्योर कि आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल भी किसी भी किस्म की मूवमेंट ना करे, आपकी अपर बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसको मेंटेन रखना है एंड देन यू हैव टू रोटेट योरसेल्फ लाइक दिस। सी एज यू कैन सी मी कि मेरी लोअर बॉडी बिल्कुल लॉक है और मैं अपर बॉडी के साथ रोटेशंस कर रहा हूँ। और अगेन आफ्टर 5 to 6 रोटेशंस आपको प्रेशर आपके ओब्लिक्स में भी फील होगा और आपके फ्रंटल एब्डोमिनल पे भी। अगेन कि जैसे कि मैं आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ जो कि आप हर जगह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास घर में डंबल्स अवेलेबल नहीं होते, मेडिसिन बॉल्स अवेलेबल नहीं होते, तो आप इस एक्सरसाइज को किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे पास पानी की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है
सो हमें सिर्फ कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए उस सर्टेन पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो वो आप इस तरीके से आप बॉटल ले सकते हैं, कोई भी 1.5 लीटर की 2 लीटर की कोई भी पानी की बॉटल है जिसमें थोड़ा सा वेट हो, आपको वेट महसूस हो। सो वही वेट आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपने ऑब्लिक्स पे फेस होगा। लाइक इस तरीके से आपने अपनी मूवमेंट को मेंटेन रखना है। और अगेन 3 सेट्स एंड 10 to 12 reps, इन एक्सरसाइज को आप मेंटेन करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर। थैंक यू। सादिया, हम बात कर रहे थे एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हसीब को मैंने ट्रेनिंग करते देखा, वाह, तो चाहिए फटाफट भागे भागे आए, इसको ज्वाइन करें। मुदस्सिर अली इज़ ऑसम, और जो ट्रेनर है हमारा जिसका नाम हसीब है, और इंशाल्लाह वो मेरा फ्यूचर ट्रेनर भी होगा। वो इतना गुड लुकिंग है Yes. और इतना ऑसम तरीके से मैनेज करता है अपने लोगों को कि वैसे ही आप लोगों को उससे प्यार हो जाएगा, फिर आप उसको दिल बना के भेजेंगे। इसी वजह से आप enjoy करते हैं। लोग एंजॉय करते हैं। आपका कंसल्टेंट, आपका ट्रेनर या आपका कोच या आपका जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो अगर अपने आप को अच्छा कैरी कर रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है पेशेंट, बिल्कुल क्लाइंट या उसके मेंबर के ऊपर। बिल्कुल। सो सादिया, एवोल्यूशन की आप बात कर रही थी कि आप एवोल्यूशन होती है और आपकी एवोल्यूशन हुई। सो आई नीड योर लास्ट 1 मिनट। व्हाई नॉट। एवोल्यूशन मेरे नज़दीक एक रेवोल्यूशन है। वेरी गुड। उसमें काम करने के लिए आपको अपने अंदर एक बगावत का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। अपने अंदर सबसे ठीक है। पहले अपने अंदर, क्योंकि सबसे पहले आप हैं। दबाना पड़ता है आपको मैं कहती हूँ, बस आपको पता नहीं, मोहम्मद अली की तरह बॉक्सिंग रखें, जिसमें बॉक्सिंग करते हैं, क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बड़ा है। सा जो लड़का होता है, हाँ। उसको लाके पंचिंग करें उसके ऊपर, वो आपके लिए बेस्ट है। हालांकि माशाल्लाह आपका तो ये फील्ड है, बिल्कुल लेकिन है। पंचिंग आपके अंदर से हर किस्म की नेगेटिविटी निकाल देगी। Very good, और वो हाँ। बूथा सामने जरूर रखें जो आपको जहर लगता है, ओहो। उसको धड़ाधड़ मुक्का लगाएं। फिर तो वो तोड़ ही देंगे, मुझे हाय, लगता मजा आ है। जाएगा, चिल करो, उसे वैसे कुछ ना करो। अच्छा, ये याद रखा जाए कि एवोल्यूशन के लिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म करनी होगी। बिल्कुल true। लोगों से नफरत का जज्बा बिल्कुल खत्म करना होगा। जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको देखेंगे, अल्लाह पाक नसीब करे, घर खूबसूरती और हर चीज़ को देख के उसको दुआ दें, तो बिल्कुल। आपके अंदर खुद आहिस्ता आहिस्ता अच्छे पौधे उगने लग जाएंगे। थैंक यू सो जो मच। evergreen रहेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया। तहरीम, आपसे एक 1 मिनट मैं पूछना चाहूँगा कि एवोल्यूशन, अपने आप के अंदर चेंज लाना, आप चेंज लेके आई, कितना ज़रूरी है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? सो मच इम्पॉर्टेंट। आपको एक तरह से अपने आप को पूरा इवॉल्व करना पड़ता है, आपको एक नया इंसान बनना पड़ता है, और अगर आपका गोल बड़ा है ठीक है। तब जाके। और बिल्कुल आप जैसे डॉक्टर सादिया ने ये बात की है कि आपको इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन, Yes, आपकी हाँ। अपनी रेवोल्यूशन है। Yes, अगर अपने आप साथ जाना है। अपने साथ चलने के लिए, तो अगर आप अपने साथ जितने भी स्ट्रगल्स और जो भी प्रॉब्लम्स, रोड ब्लॉकर जिसको हम कहते हैं, उनको बिल्कुल। फाइट ऑफ नहीं करते हो, तो कभी भी आप इवॉल्व नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं अनम की तरफ और अनम से पूछते हैं कि किचन में आज वो कितने मज़े के खाने बना रही हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 तरह की, एक हम बनाएंगे शेक बनाएंगे और एक हम बनाएंगे ड्रिंक। जो हमारा शेक है वो हम बना रहे हैं डार्क चॉकलेट शेक है, और ड्रिंक में जो है हम चेरी ब्लास्ट कूलर बना रहे हैं। तो 2 बड़ी ही रिफ़्रेशिंग, एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होगी और एक काफ़ी हेल्दी जो है हमारा शेक होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं शेक। तो शेक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसमें स्किम मिल्क, आप रेगुलर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको मतलब वेपोरेट मिल्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें तकरीबन 1 से 2 ग्लास जो है मिल्क जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम डार्क चॉकलेट। अच्छा, ये तकरीबन कोई हाफ़ कप के करीब है ये डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर भी देगी, प्लस इसके अंदर थोड़ा सा जो स्वीटनर पार्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। तो अब ये जाएगी इसके अंदर डार्क चॉकलेट। अच्छा, थोड़ी सी जो है मैं वो रखूँगी गार्निश के लिए ऊपर। उसके बाद इसमें जाएंगे ये आलमंड्स। ये तकरीबन 10 से 12 आलमंड्स हम यूज़ करें। देखिए हम 2 ग्लास बना रहे हैं शेक, तो अगर आप अपने ग्लास के अकॉर्डिंगली आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसमें आलमंड्स चले जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ब्लेंड।
है जी, ये हो गया है ब्लेंड। और अब इसको हम करेंगे अपने ग्लास में पोर। ठीक है जी, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो बेसिकली विप्ड क्रीम है। आप इसको स्किप कर दें, मैं सिर्फ एक गार्निश पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बना रही हूँ। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी विप क्रीम से इसकी करेंगे गार्निश। और उसके बाद इसके ऊपर करेंगे थोड़े से चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के साथ इसकी गार्निश। तो ये रेडी हो गया है हमारा डार्क चॉकलेट शेक जो है बिल्कुल रेडी है। तो जैसे कि हमारा डार्क चॉकलेट शेक जो है वो रेडी हो गया है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि विप्ड क्रीम बेसिकली मैंने सिर्फ अपनी गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की है। आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें, आपने नहीं डालनी। मैंने क्योंकि कैमरा पे उसको दिखाना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल रखने के लिए उसके ऊपर मैंने विप्ड क्रीम ऐड की है। अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट ड्रिंक है वो हम बनाने जा रहे हैं चेरी ब्लास्ट कूलर। तो उसके लिए चेरीज़ ले रहे हैं, उसमें क्लब सोडा जाएगा, उसमें जो है हम ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस आप ले लें या पल्पी ऑरेंज जूस जो है वो आप ले सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो रेगुलर आप ऑरेंज जूस की जगह जो है पानी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये 1 कप के करीब बेसिकली चेरीज़ हैं, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा ये हमारा जो ऑरेंज जूस है, ठीक है। और ये क्लब सोडा जो है जब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। चलिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले ग्लास लेंगे, उसमें जो है हम आइस ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है आप ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, अदर देन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमारा चेरी जो हमने ब्लास्ट बनाया है, और साथ में अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमारा क्लब सोडा है। तो ये हो गया, हमारी दोनों ड्रिंक्स जो हैं आज की रेडी हो गई हैं, जिसमें हमने आज बनाया था चॉकलेट डार्क शेक बनाया था, साथ में हमने चेरी ब्लास्ट कूलर बनाया था। तो जो हमारी दोनों रेसिपी जैसे कि एक शेक और एक ड्रिंक थी वो रेडी हो गया है। अब ओवर टू मुदस्सिर। कि आपने शो में देखा हमारे गेस्ट ने बहुत मज़े की बातें की एवोल्यूशन के ऊपर, डिफरेंट डाइट्स के ऊपर, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर। हमें एक दूसरे के साथ सब्र और वाला रवैया और बर्ताव करने की ज़रूरत है। दूसरों के ओपिनियंस को माने, लोगों को गलत ना माने, और लोग कभी भी गलत नहीं होते। उनके जो एग्रीमेंट्स, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो समटाइम नेगेटिव हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन आप उनकी बेसिस पे लोगों को पूरे का पूरा गलत साबित नहीं कर सकते। अपने अंदर बर्दाश्त लाएं तो लोग भी आपको बर्दाश्त करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।